हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पैट के प्रैक्टिस सेट को सोल्व करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड हैं जो आपको आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना ना भूलिएगा। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपका पहला जो टॉपिक आ जाता है ऊपर ट्रिपल एससी पैट में भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपका क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में विशालतम अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुए थे। जो विशालतम अन्नागार थे वे कहाँ से प्राप्त हुए थे। आपके ऑप्शन है ए हड़प्पा से, बी मोहनजोदड़ो से, सी राखीगढ़ी से या सुतकागे डोर से। तो कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो से। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो विशालतम अन्नागार प्राप्त हुए थे वह कहाँ से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। आपका क्वेश्चन है तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी। तुजुक ए जो बाबरी थी वह किसने लिखी थी। आपके ऑप्शन है ए बाबर ने, बी अब्दुल रहीम खान ए खाना ने, सी हुमायूं ने या गुलवादन बेगम ने। तो किसने लिखी थी, तो आपका सही जवाब हो जाता है बाबर ने। जो तुजुक ए बाबरी थी वह किसने लिखी थी, बाबर ने लिखी थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किससे संबंधित है। जो गायत्री मंत्र है वह किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद से, बी यजुर्वेद से, सी सामवेद से या अर्थवेद से। तो किससे संबंधित है, तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए। आपका सही जवाब हो जाता है ऋग्वेद से। जो गायत्री मंत्र है वह किससे संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार प्रसिद्ध शासक द्वारा बनाई गई थी। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक द्वारा बनाई गई थी। आपके ऑप्शन है ए इल्तुतमिश द्वारा, बी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, सी फिरोज शाह तुगलक द्वारा या अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाई गई थी, तो कुतुब मीनार जो बनाई गई थी किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई थी। और आपका जो क्वेश्चन दिया गया है कि किसके द्वारा पूरा किया गया था, आपको यहाँ पर भी बच्चे फंस जाते हैं कि एक तो था कि किसके द्वारा बनाई गई थी, एक आपका क्वेश्चन है कि किसके द्वारा कुतुब मीनार को पूरा किया गया था। तो कुतुब मीनार को पूरा किसके द्वारा किया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाई गई थी, तो कुतुब मीनार किसके द्वारा बनाई गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो कुतुब मीनार थोड़े से तूफान की वजह से ग्रस्त हो गई थी, जो टूट फूट हुई थी, उसकी मरम्मत किसने कराई थी, तो उसकी मरम्मत जो कराई थी फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। तो आपको इन तीनों क्वेश्चनों का ध्यान रखना है। इन तीनों क्वेश्चनों पर जो है अधिकतर बच्चे फंस जाते हैं, इन तीनों क्वेश्चनों पर क्या है ध्यान नहीं रख पाते। आपका अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री हेंग सान किसके शासन काल में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है चीनी जो यात्री था हेंग सान वह किसके शासन में आया था। आपके ऑप्शन है ए हर्षवर्धन के शासन काल में, बी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में, सी धर्मपाल के शासन काल में या देवपाल के शासन काल में। तो किसके शासन काल में चीनी यात्री हेनसांग आया था, तो चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आपका जो यूपी ट्रिपल एससी पैट में अगला जो टॉपिक बन जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्वराज दल का एक संस्थापक है। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी या स्वराज दल का संस्थापक कौन है। आपके ऑप्शन है ए वल्लभ भाई पटेल, बी राजेंद्र प्रसाद, सी आर दास या नरेंद्र देव। तो किसने किसने स्वराज दल की स्थापना की थी, तो आपका सही जवाब हो जाता है सी आर दास। सी आर दास ने क्या, जो सी आर दास है उन्होंने किसकी, स्वराज दल की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उन्होंने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आपके ऑप्शन है ए 1902 का अधिवेशन, बी 1905 का अधिवेशन, सी 1906 का अधिवेशन या 1909 का अधिवेशन। तो किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है 1905 का जो अधिवेशन अध्यक्ष था, जो कांग्रेस का अधिवेशन था 1905 का, उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में नीचे दी गई घटनाओं में से कौन सा एक सही क्रमानुसार है। तो आपके ऐसे क्वेश्चन आजकल ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। आपका ऑप्शन है ए बंगाल विभाजन के बाद लखनऊ समझौता हुआ था, या उसके बाद भी
सूरत में कांग्रेस के में फूट पड़ी थी। आपका दूसरा ऑप्शन है बंगाल विभाजन के बाद सूरत में कांग्रेस के विरुद्ध फूट पड़ी थी और उसके बाद लखनऊ समझौता हुआ था। आपका तीसरा ऑप्शन है सूरत में प्रिंस के प्रति फूट पड़ी थी, उसके बाद बंगाल विभाजन हुआ था या लखनऊ समझौता हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है सूरत में के में फूट पड़ी थी, लखनऊ समझौता हुआ था या बंगाल विभाजन हुआ था। आपको बताना होगा, आपको यह क्वेश्चन जो है घटनाक्रम लगाया है, क्या दिया है घटनाक्रम से। आपको बताना होगा कि किसके बाद क्या हुआ था। तो किसके बाद क्या हुआ था, तो आपका इसका सही जवाब हो जाता है, आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है, ऑप्शन बी आपका इसका सही जवाब हो जाता है। सर्वप्रथम क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद सूरत में कांग्रेस में फूट पड़ी थी और उसके बाद क्या हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होता है। ऐसे क्वेश्चन में अधिकतर बच्चे फंस जाते हैं, तो आपको जो है घटनाक्रम को भी याद रखना है। आपका अगला क्वेश्चन है काकोरी कांड 1925 के लिए निम्नलिखित में से किसे फांसी की सजा दी गई थी। जो काकोरी कांड था उसमें किसे फांसी की सजा दी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो काकोरी कांड जो 1925 में हुआ था उसमें किसे फांसी की सजा दी गई थी, तो चंद्रशेखर आजाद को फांसी की सजा दी गई थी। तो ऑप्शन डी आपका क्या है हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है आपको टेस्ट के रूप में दिया गया है, क्योंकि अधिकतर बच्चों को इस क्वेश्चन का जवाब पता होता है। तो आपको बताना होगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। अगर आप भी यूपी SSC की पैट की तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन का तो आपको पता होना ही चाहिए कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है ए कब हुई थी, दिसंबर 1922 में, बी जनवरी 1923 में, सी मार्च 1923 में या दिसंबर 1923 में। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, इस क्वेश्चन का जवाब अधिकतर बच्चों को पता होता है। आपका जो यूपी SSC पैट में अगला टॉपिक आ जाता है भूगोल, ज्योग्राफी से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। ऐसा कौन सा द्वीप है जिसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए फिजी द्वीप को, बी हवाई द्वीप को, सी पूर्वी तमोर को या टोंगा द्वीप को। तो किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है थार मरुभूमि, जो थार मरुस्थल भूमि है वह कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है ए गुजरात में, बी हरियाणा में, सी पंजाब में या राजस्थान में। तो कहाँ पर स्थित है, तो आपका सही जवाब हो जाता है राजस्थान में। थार मरुभूमि राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी भी कहा जाता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ऐसे ही क्वेश्चन आप आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आपका क्वेश्चन है कोयला ढोने वाली नदी किस नदी को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ए टेम्स नदी को, सी सीन नदी को या राइन नाइजर नदी को। तो किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो कोयला ढोने वाली नदी है वह किसको कहा जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है राइन नदी को क्या कोयला ढोने वाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा हिमनाद निम्नलिखित में से कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए रोणन हिमनाद, बी कंचनजंगा हिमनाद, सी केदारनाथ हिमनाद या गंगोत्री हिमनाद। तो सबसे बड़ा हिमनाद कौन सा है, तो आपका सही जवाब हो जाता है रोणन आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। रोडन जो हिमनाद है वह सबसे बड़ा हिमनाद है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है। जो लक्षद्वीप है उनमें द्वीपों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन है ए 26 द्वीप हैं, बी 36 द्वीप हैं, सी 38 द्वीप हैं या 42 द्वीप हैं। तो कितने द्वीपों की संख्या है, तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी 36 द्वीपों की संख्या है। लक्षद्वीप में 36 द्वीपों की संख्या आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के जो इंडियन इकोनॉमी के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं जो आपको आगामी परीक्षा में क्या बहुत ही आपका ज़्यादा स्कोर बढ़ा देने वाले हैं। आपका पहला क्वेश्चन है देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है। जो देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है वह कौन सा है। तो अधिकतर बच्चे जो इसमें लगाते हैं आरबीआई वाणिज्य बैंक नहीं है। क्या इसका सही जवाब जो हो जाएगा एसबीआई हो जाएगा। जो देश का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है एसबीआई बैंक आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अधिकतर बच्चे जो यहाँ पर आरबीआई बैंक सोचते हैं कि सबसे बड़ा बैंक पूछा है तो सबसे बड़ा बैंक आरबीआई है, जो आपका बिल्कुल ही गलत जवाब हो जाता है। तो एसबीआई सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है। आपका अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना के इतिहास
में भारत की सर्वाधिक असफल योजना कौन सी थी? जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें भारत में जो सर्व इतिहास है, जो पंचवर्षीय योजना का इतिहास दिया है, उनमें सर्वाधिक असफल योजना कौन सी रही? तो असफल योजना कौन सी रही थी? आपके ऑप्शन है ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, बी तृतीय पंचवर्षीय योजना, सी छठी पंचवर्षीय योजना या सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना रही थी? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है, दूसरी पंचवर्षीय योजना सबसे असफल पंचवर्षीय योजना रही थी। आपका अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति में क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं, बी मुद्रा का मूल्य गिर जाता है या मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है या ए व बी दोनों। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाते हैं और मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है? गिर जाता है। तो ऑप्शन डी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है बिक्री कर सेल्स टैक्स कौन लगाता है? जो बिक्री कर है वह टैक्स कौन लगाता है? आपके ऑप्शन है ए केंद्र सरकार, बी राज्य, सी ग्राम पंचायत या उपयुक्त सभी। जो टैक्स कर है होता है उसको जो कौन सा बिक्री कर है उसे कौन लगाता है? तो आपका सही जवाब हो जाता है राज्य सरकार लगाती है। जो बिक्री कर होता है उसको राज्य सरकार लगाती है। तो ऑप्शन क्या आपका बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है केसरी नोट प्रेस अवस्थित है? जो केसरी नोट प्रेस है वह कहाँ पर अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए नासिक में, बी हैदराबाद में, सी होशंगाबाद में या पटना में। तो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, नासिक में। जो केसरी नोट प्रेस है वह कहाँ पर? नासिक में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है भारतीय संविधान और लोक प्रशासन। क्या जो यूपी SSSC पैट का आपका अगला टॉपिक है भारतीय संविधान और लोक प्रशासन से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विधानसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? जो विधानसभा है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 68 में, 168 में, बी अनुच्छेद 169 में, सी अनुच्छेद 170 में या अनुच्छेद 160 में। तो किस अनुच्छेद में विधानसभा का उल्लेख किया गया? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी अनुच्छेद 170 में। अनुच्छेद 170 में विधानसभा का उल्लेख जो है आपका दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है राज्यपाल का प्रति माह वेतन कितना होता है? राज्यपाल का जो प्रति माह वेतन होता है वह कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 5 लाख रुपए, बी 4 लाख रुपए, सी 3.5 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए। तो राज्यपाल का वेतन कितना होता है? तो राज्यपाल का वेतन आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3.5 लाख रुपए का जो होता है राज्यपाल का प्रति माह का वेतन होता है। मतलब राज्यपाल को एक माह में 3.5 लाख रुपए मिलते हैं, किसमें? वेतन के रूप में। आपका अगला क्वेश्चन है पांडुचेरी का अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कौन है? जो पांडुचेरी है उसके हाल ही में मुख्यमंत्री कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पांडुचेरी के जो मुख्यमंत्री है वह कौन है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी कौन है? जो पांडुचेरी है उसके हाल ही में मुख्यमंत्री रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वह कितनी वर्ष होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है ए 21 वर्ष होनी चाहिए, बी कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, सी कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए या 35 वर्ष होनी चाहिए। तो विधानसभा का जो सदस्य बनने के लिए है वह कितनी उम्र होनी चाहिए? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 25 वर्ष। विधानसभा की आयु चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। और कितनी और राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का चुनाव कितने पर लिया जाता है? तो 30 वर्ष के लिए राज्यसभा के लिए होनी चाहिए और 35 वर्ष राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कितनी? 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। और जो लोकसभा के चुनाव चुने जाते हैं किसके? 25 वर्ष होनी चाहिए। और जो प्रधानी के लिए चुनाव जो ग्राम प्रधान होता है उसके लिए 21 वर्ष क्या होनी चाहिए? आयु होनी चाहिए। तो आपके ये इन आयुओं को भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 24 से आपको एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? किसके जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है वह राष्ट्रपति किसके अनुसार करता है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 356 के तहत, बी अनुच्छेद 360 के तहत, सी अनुच्छेद 360 के तहत या अनुच्छेद इनमें से कोई भी नहीं। तो अनुच्छेद 352 आपका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए प्रोफेसर चंद्रशेखर ने, बी बाल्टन एंड क्रिक ने, सी डाल्टन ने या खुराना ने। तो किसने डीएनए की खोज की थी? तो किसने की थी? तो डाल्टन ने डीएनए की खोज की थी। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दूध से दही के रूप में जमना
का कारण, जो दूध जो दही के रूप में जम जाता है उसका क्या कारण है, तो किस एंजाइम के कारण दूध दही के रूप में जम जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा लैक्टोबैक्सिस। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, लैक्टोबैक्सिस के कारण दूध जो है दही में परिवर्तन हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए उपयुक्त जो उपयोग किया जाता है, जो जिस यंत्र का उपयोग वाहनों का इंजन ठंडा करने के लिए किया जाता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रेडिएटर। रेडिएटर का प्रयोग वाहनों का इंजन ठंडा करने में किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भेड़ों से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम क्या है। जब भेड़ों से ऊन उतारते हैं तो वह किस समय में भेड़ों से ऊन उतारते हैं। तो आपका सही जवाब है ए सर्दी के बाद, बी वर्षा के बाद, सी ग्रीष्म ऋतु के बाद, या इनमें से कोई नहीं। तो भेड़ों से जो ऊन प्राप्त करते हैं वह कब करते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु के बाद भेड़ों से ऊन प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडे के योग और सफेदी का प्रतिशत मात्रा क्रम से कितनी होती है। जो मुर्गी के आपने देखा होगा, जो मुर्गी के अंदर जो योग पाया जाता है, जो मुर्गी का अंडा होता है उसके पेला एक तो होता है, उनमें से पेला योग पाया जाता है, और जो उसमें बाहर होता है वह सफ़ेद सफ़ेद सा पाया जाता है, आपने देखा होगा। तो उनका प्रतिशत कितना है, वह कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, वह कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, तो 32 और 57% में पाए जाते हैं। जो पेला पदार्थ होता है वह कितने में 32% होता है, और 57% कितना होता है, 57% जो उसके बाहर जो अंदर वाइट सा निकलता है वह होता है, और 1% क्या होता है, जो उसका अंडे का कवर जो होता है वह 1% होता है। आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है, क्या आ जाता है, स्टैटिक जीके, जिसे हम सामान्य जागरूकता भी कहते हैं। सामान्य जागरूकता से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसका यहाँ से ही सोच सकते हो कि यह टॉपिक कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर से आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका सामान्य जो जागरूकता है उसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है। जो जलियांवाला बाग है वह कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है, ए चंडीगढ़ में, बी अम्बाला में, सी जालंधर में, या अमृतसर में। तो जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है, तो जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है। दिलवाड़ा का जो मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है, ए माउंट आबू में, बी द्वारिका में, सी पुरी में, या इनमें से कोई नहीं। तो दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो दिलवाड़ा का मंदिर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए माउंट आबू में। माउंट आबू में दिलवाड़ा का मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला कहाँ पर लगता है। जो मध्य प्रदेश है वहाँ कुंभ का मेला कहाँ पर लगता है। आपके ऑप्शन है, ए ग्वालियर में, बी चित्रकूट में, सी उज्जैन में, या रीवा में। तो जो मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला लगता है वह कहाँ पर लगता है, तो उज्जैन में जो है मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला लगता है। तो ऑप्शन सी जो आपका सही जवाब हो जाएगा। और आपका यहीं से एक क्वेश्चन बनकर आता है कि उत्तराखंड में कुंभ का मेला कहाँ पर लगता है। तो उत्तराखंड में कुंभ का मेला कहाँ पर लगता है, उत्तराखंड में कुंभ का मेला लगता है हरिद्वार में। आपका अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी। जो पुष्टि मार्ग के दर्शन थे उसकी स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है, ए सूरदास ने, बी चैतन्य ने, सी बालभाचार्य ने, या नानक ने। तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वल्लभाचार्य। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के पर्यावर्त हैं। पर्यावर्त मतलब जैन धर्म में भी हैं और बौद्ध धर्म में भी कौन पर्यावर्त हैं। आपके ऑप्शन है, ए अहिंसा, बी हिंसा, सी सत्य, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था। जो औरत नामक चित्र का चित्रांकन किया था वह किसके द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो वह किसके द्वारा किया गया था, तो आपका सही जवाब हो जाता है रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा क्या औरत नामक चित्र का चित्रांकन किया गया था। आपको यहाँ पर एग्जामिनर फांसने के मारो 2 ऑप्शन दे देगा, एक तो दे देगा रविंद्रनाथ ठाकुर और दूसरा दे देता है रविंद्रनाथ टैगोर। तो अधिकतर बच्चे जो है रविंद्रनाथ टैगोर लगाई जाते हैं, जो आपका बिल्कुल ही गलत जवाब हो जाएगा। आपको यहाँ पर भी इनमें दोनों में डिफरेंस देखना है, एक है रविंद्रनाथ ठाकुर, एक है रविंद्रनाथ टैगोर। जो औरत नामक चित्र है उसका चित्रांकन किसने किया था, तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। सबसे जो प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। आपके ऑप्शन है, ए सितार, बी बीड़ा,
सी तबला या सरोद। तो कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो क्वेश्चन नंबर 37 भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है बीणा। बीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? अजंता की जो चित्रकारी है वह किस काल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है, ए मौर्य काल से संबंधित है, बी गुप्त काल से संबंधित है, सी बौद्ध काल से संबंधित है, या हड़प्पा काल से संबंधित है। तो अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है गुप्त काल से संबंधित। जो अजंता की जो चित्रकारी है वह गुप्त काल से संबंधित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना किसने की थी? खालसा की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ए गुरु नानक देव ने, बी गुरु रामदास ने, श्री गुरु गोविंद सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं। तो खालसा की जो स्थापना की थी वह किसने की थी? तो खालसा की स्थापना गुरु गोविंद ने की थी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? आपके ऑप्शन है, ए कुचिपुड़ी, बी कथकली, सी मोहिनी अट्टम, या भांगड़ा। तो कौन सा एक देव नृत्य है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका सही जवाब था कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है। और जो आपका अगला टॉपिक है, अगला जो क्वेश्चन है, यह हमने आपको क्या टेस्ट के रूप में दिया गया है। इसका क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका क्वेश्चन है, संत कबीर दास का जो जन्म हुआ था वह कहाँ पर हुआ था? जो संत कबीर हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? आपके ऑप्शन है, ए वाराणसी में हुआ था, बी हैदराबाद में हुआ था, सी मथुरा में हुआ था, या दिल्ली में हुआ था। तो संत कबीर के नाम से आप जज करके भी बता सकते हो। अगर आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा नहीं तो आप इस क्वेश्चन को जज करके भी बता सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन के आपके ऑप्शन ही ऐसे दिए गए हैं। संत कबीर का जन्म कहाँ से हुआ था? वाराणसी, हैदराबाद, मथुरा, या दिल्ली में। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।